हेलो, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आईटीआई स्टडी एंड जॉब अलर्ट में। माई सेल्फ बीएल पाटीदार। आज की हमारी क्लास एम्प्लॉयबिलिटी स्किल फर्स्ट ईयर निमी क्वेश्चन बैंक का मॉड्यूल 4 एंटरप्रेन्योरशिप स्किल यानी कि उद्यमिता कौशल के जितने भी एमसीक्यूज हैं उन सभी को आज हम इस क्लास में कवर करेंगे। इससे पहले हम 3 मॉड्यूल एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के कंप्लीट कर चुके हैं। तो यदि आपने वो तीनों मॉड्यूल नहीं देखे हैं तो उनकी लिंक भी मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है। वहाँ जाकर आप उन तीनों वीडियो को देख सकते हैं। ये जो क्लासेस है ये हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में मैंने तैयार की है, तो दोनों मीडियम के स्टूडेंट्स इसको देख सकते हैं। दोनों के लिए बेनिफिट रहेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे मॉड्यूल 4 के पहले प्रश्न के साथ। वह व्यक्ति जो व्यवसाय की शुरुआत से जुड़ा होता है उसे कहा जाता है। अ पर्सन हु इज एसोसिएटेड विद द स्टार्टिंग ऑफ बिजनेस इज कॉल्ड एंटरप्रेन्योर या उद्यमी। तो उसे हम क्या कहेंगे? उद्यमी कहेंगे। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उद्यमी, या इंग्लिश में बात की जाए तो एंटरप्रेन्योर। तो जो भी व्यक्ति बिजनेस में सबसे शुरुआत से जो जुड़ा होता है व्यक्ति होता है, जो बिजनेस की शुरुआत करता है, जिसका आइडिया होता है, उसी को हम उद्यमी या एंटरप्रेन्योर कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न। छोटे पैमाने के व्यवसाय की तुलना में बड़े पैमाने के व्यवसाय के लिए ब्लैंक स्पेस यानी कि रिक्त स्थान की आवश्यकता होती है। एज कंपेयर्ड टू स्मॉल स्केल बिजनेस, लार्ज स्केल बिजनेस रिक्वायर मोर नंबर ऑफ पर्सन। अधिक संख्या में व्यक्ति। देखो आप क्वेश्चंस पढ़ेंगे आपको समझ में आ जाएगा क्या कहना चाह रहा है। जो छोटे पैमाने के व्यवसाय होते हैं उसकी तुलना में जो बड़े पैमाने के व्यवसाय होते हैं, जहाँ पर बड़ी मशीनें हैं, जहाँ पर ज़्यादा क्वांटिटी में प्रोडक्शन हो रहा है, वहाँ पर हमें अधिक संख्या में व्यक्ति की आवश्यकता होगी, यानी कि मोर नंबर ऑफ पर्सन्स हमें रिक्वायर होंगे। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अधिक संख्या में व्यक्ति की आवश्यकता होती है। ये जो मॉड्यूल 4 है एंटरप्रेन्योरशिप स्किल, इसमें बहुत इजी क्वेश्चंस पूछे गए हैं और बहुत छोटा मॉड्यूल है ये। इसमें ज़्यादा क्वेश्चंस भी नहीं है, तो हम इसको बहुत जल्दी कवर कर लेंगे। आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और इसमें से एग्जाम में ज़रूर क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3, उद्यमिता को और भी कहा जाता है। एंटरप्रेन्योरशिप इज आल्सो टर्म्ड एज। तो एक और क्या नाम है उद्यमिता का? तो उसका एक और नाम है स्वरोजगार या सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। तो इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, स्वरोजगार या सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। अगला प्रश्न है, मध्यम विनिर्माण उद्यमों के लिए संयंत्र और मशीनरी में निवेश रिक्त स्थान के बीच है। और मीडियम मैन्युफैक्चरिंग enterprises, the investment in plant and machinery is between and blank space। तो क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि जो मध्यम विनिर्माण उद्योग है यानी कि जो मीडियम मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइजेज है, उनमें जो इन्वेस्टमेंट होता है वो किस रेंज का होता है, यानी कि किस रेंज का हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो वो मीडियम मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइजेज की कैटेगरी में आएगा। तो ऐसे उद्योग जिनमें 5 करोड़ से 10 करोड़ के बीच में इन्वेस्टमेंट किया जाता है वो सभी मध्यम विनिर्माण उद्यमों की श्रेणी में आते हैं या मीडियम मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइजेस की कैटेगरी में आते हैं, जो 5 करोड़ से 10 करोड़ का जिसमें इन्वेस्टमेंट होता है। तो सही उत्तर क्या होगा? 5 करोड़ टू 10 करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन, SWOT यानी कि शॉर्ट विश्लेषण में एस का अर्थ है। इन शॉर्ट एनालिसिस एस स्टैंड फॉर। ये शॉर्ट एनालिसिस में जो ये चारों के चारों वर्ड हैं, इनका कुछ ना कुछ मीनिंग होता है।
तो यहाँ पर आपको एस का मीनिंग पूछा गया है। ये जो स्वॉट एनालिसिस होता है उसमें एस का क्या अर्थ होता है? तो स्वॉट एनालिसिस में एस का अर्थ होता है स्ट्रेंथ। क्या होगा? स्ट्रेंथ। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा, स्ट्रेंथ। अब चारों को देख लेते हैं। एस, एस का मतलब होता है स्ट्रेंथ, डब्ल्यू यानी कि वीकनेस, ओ यानी कि अपॉर्चुनिटी एंड टी मीन्स थ्रेट। तो शॉर्ट एनालिसिस, ये एनालिसिस जब हम कोई गोल डिसाइड करते हैं या किसी काम को जब हम करते हैं तो उस काम को कैसे करना है, कैसे वो पूरा होगा, इसके लिए हम लोग एक स्वॉट एनालिसिस करते हैं। जैसे हम खुद की बात करें कि मुझे कोई काम करना है तो मैं उस काम को करने के लिए पहले अपनी स्ट्रेंथ देखूंगा कि मेरे अंदर कितनी स्ट्रेंथ है, फिर मेरे अंदर वीकनेस है वो भी मैं देखूंगा, फिर क्या क्या अपॉर्चुनिटी मुझे देखने को मिल रही है वो मैं देखूंगा, और फिर क्या क्या थ्रेट्स आएंगे मुझे बीच में वो भी मैं उसका भी एनालिसिस करूंगा। मतलब खुद की स्ट्रेंथ का एनालिसिस करूंगा, वीकनेस का एनालिसिस करूंगा, अपॉर्चुनिटी, मुझे क्या अपॉर्चुनिटीज है सामने देखने को मिल रही है वो भी मैं उसका भी एनालिसिस करूंगा, और क्या क्या थ्रेट्स आएंगे मैं उसका भी एनालिसिस करूंगा। तो ये होता है स्वॉट एनालिसिस या स्वॉट विश्लेषण। तो इसमें एस का मीनिंग होता है स्ट्रेंथ। याद रखिएगा आप भी, कभी एस का मीनिंग पूछे तो स्ट्रेंथ, डब्ल्यू का मीनिंग पूछे तो वीकनेस, ओ का मीनिंग पूछे तो अपॉर्चुनिटी, एंड टी का मीनिंग आपसे पूछा जाए तो होता है थ्रेट, यानी टी का फुल फॉर्म होता है थ्रेट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आर्थिक विकास में उद्यमी की भूमिका है। इन इकोनॉमिक ग्रोथ रोल ऑफ एंटरप्रेन्योर इज टू। तो जो एंटरप्रेन्योर है या जो उद्यमी है उसकी क्या भूमिका रहती है? वो व्यक्ति जो बिजनेस शुरू करता है, वो व्यक्ति जिसका आइडिया होता है, कुछ ना कुछ आइडिया से वो अपना बिजनेस शुरू करता है। तो जो व्यक्ति अपना बिजनेस शुरू करता है या जिसका आइडिया होता है वही व्यक्ति उद्यमी कहलाता है या एंटरप्रेन्योर कहलाता है। तो उसका क्या रोल है, उसकी क्या भूमिका है आर्थिक विकास में? तो उसका उसकी भूमिका है प्रति व्यक्ति आय में सुधार लाना, इम्प्रूव पर कैपिटा इनकम। तो राइट आंसर हो जाएगा प्रति व्यक्ति आय में सुधार लाना या इम्प्रूव पर कैपिटा इनकम। जो आपका एंटरप्रेन्योर होता है, जो उद्यमी होता है, वो कहीं ना कहीं प्रति व्यक्ति आय में सुधार लाता है, क्योंकि जब वो बिजनेस शुरू करता है अपना तो उसके साथ कई लोग जुड़ते हैं और उन सभी को रोजगार मिलता है, तो उससे प्रति व्यक्ति आय में सुधार होता है। इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। स्वॉट विश्लेषण में कौन सा युग्म सहायक है? इन स्वॉट एनालिसिस विच पेयर इज हेल्पफुल। तो स्वॉट एनालिसिस में मैंने आपको बताया था, एस का मीनिंग होता है स्ट्रेंथ, डब्ल्यू का वीकनेस, ओ का अपॉर्चुनिटी एंड टी का थ्रेट। तो यहाँ पर स्ट्रेंथ और अपॉर्चुनिटी ये दोनों मुझे सहायता प्रदान करेंगे, क्योंकि स्ट्रेंथ भी मुझे कहीं ना कहीं सपोर्ट करेगी, मुझे क्या क्या अपॉर्चुनिटीज मिल रही है वो भी मुझे अपने कार्य में सपोर्ट करेगी। तो ये दोनों क्या है? हेल्पफुल है, स्ट्रेंथ एंड अपॉर्चुनिटीज। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा, स्ट्रेंथ एंड अपॉर्चुनिटीज। बहुत इजी इजी क्वेश्चन है इसमें, आप क्वेश्चंस को एक बार पढ़ें समझे, आपको इजीली आंसर मिल जाएगा। चलो अगला प्रश्न है। कच्चे माल की खरीद, मजदूरी और वेतन का भुगतान, किराया, बिजली आदि में निवेश किया गया धन रिक्त स्थान है के अंतर्गत आता है। इंग्लिश में देखते हैं इस क्वेश्चन को। मनी इन्वेस्टेड इन अ परचेसिंग ऑफ रॉ मटेरियल्स, पेमेंट्स ऑफ वेजेस एंड सैलरीज, रेंटल, इलेक्ट्रिसिटी ईटीसी कम्स अंडर। इसको ऐसे समझिए कि आपने कोई कंपनी या मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है आपकी, या मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, तो उसमें आपने कुछ रॉ मटेरियल खरीदा है, मजदूरी आप दे रहे हैं, वेतन आप दे रहे हैं, उस प्लांट का आप किराया दे रहे हैं, उस जगह का आप किराया दे रहे हैं, बिजली बिल पे कर रहे हैं। तो ये सभी तो आप पे कर रहे हैं, कमा तो नहीं रहे हैं, इनको तो आप दे रहे हैं। तो ये जो पैसा आप दे रहे हैं वो
किस कैटेगरी में आता है? तो ये आता है आपकी वर्किंग कैपिटल यानी कि कार्यशील पूंजी के अंतर्गत आता है। जब आपकी कंपनी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है तो जहाँ-जहाँ भी आपका पैसा इन्वेस्टेड हो रहा है, जैसे आप कोई कच्चा माल खरीदेंगे, आप मज़दूरों को वेतन देंगे, बिजली बिल का भुगतान करेंगे, ये सभी आपके कार्यशील पूंजी में आता है, वर्किंग कैपिटल में आता है। क्यों? क्योंकि जब आपकी कंपनी रन करेगी तो जितना आप रॉ मटेरियल खरीदेंगे, जब वर्किंग होगा, कंपनी चालू रहेगी तो ही आप रॉ मटेरियल खरीदेंगे। अगर बंद रहेगी तो इसमें इन्वेस्टमेंट होगा ही नहीं, ना आपके यहाँ मजदूर काम करेंगे, ना बिजली का बिल आएगा। तो ये सभी चीज़ें तभी होगी जब आपकी कंपनी वर्किंग कंडीशन में रहेगी। इसीलिए ये सब चीज़ें किसमें आती है? वर्किंग कैपिटल यानी कि कार्यशील पूंजी में ये सभी इन्वेस्टेड आप जो कर रहे हैं वो सभी इस कैटेगरी में ही आता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, एमएसएमई का तात्पर्य है। एमएसएमई स्टैंड्स फॉर, एमएसएमई होता है माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, ये एमएसएमई का फुल फॉर्म है, ये आप याद रखना। चलिए अगला प्रश्न है, विचारों, वस्तुओं और सेवाओं के भुगतान रूप को रिक्त स्थान कहा जाता है। पेड फ्रॉम ऑफ आइडियाज, गुड्स एंड सर्विसेज आर कॉल्ड, तो ये सभी विज्ञापन या एडवर्टाइजमेंट के रूप में हम इसको कहते हैं। तो हम सर्विसेज के भुगतान के रूप में अगर बात की जाए या अपनी वस्तुओं के भुगतान के रूप में हम लोग करते हैं तो ये सभी किसके अंतर्गत आते हैं? विज्ञापन या एडवर्टाइजमेंट के कैटेगरी में आते हैं। क्योंकि आपका कोई आइडिया है तो आप उसका बिना एडवर्टाइजमेंट के आप अपना आइडिया किसी को बता नहीं पाएंगे। अगर आपको बताना है तो उसका क्या करना पड़ेगा? आपको पहले एडवर्टाइजमेंट करना पड़ेगा यानी कि विज्ञापन देना होगा। तो इस चीज़ में अगर हम पे करते हैं तो ये किस कैटेगरी में आता है? विज्ञापन या एडवर्टाइजमेंट की कैटेगरी में हम इसको लेते हैं। अगला प्रश्न है, वस्तुओं के उत्पादन में लगे उद्यमों को रिक्त स्थान के रूप में जाना जाता है। द एंटरप्राइजेस engaged in production of goods is known as, ऐसे उद्योग जो किसी वस्तु का निर्माण कर रहे हैं वो सभी मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइजेस की कैटेगरी में आते हैं। जहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है किसी, क्योंकि यहाँ पर देखो आप क्वेश्चन में लिखा है वस्तुओं के उत्पादन, यानी कि किसी न किसी चीज का उत्पादन वहां पर हो रहा है, तो वो सभी विनिर्माण उद्यम की श्रेणी में आएंगे। ध्यान रखिएगा, विनिर्माण उद्यम या मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइजेस। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, जीडीपी का विस्तार है, फुल फॉर्म पूछे जा सकते हैं। स्वाट का पूछ सकता है आपसे फुल फॉर्म, एमएसएमई का फुल फॉर्म पूछ सकता है, जीडीपी का फुल फॉर्म पूछ सकता है एग्जाम में। तो बहुत इजी इजी क्वेश्चन है, फुल फॉर्म आपको याद रखना है। जीडीपी का फुल फॉर्म होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट या सकल घरेलू उत्पाद। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। जी फॉर ग्रॉस, डी फॉर डोमेस्टिक एंड पी फॉर प्रोडक्ट। हिंदी में बात की जाए, सकल घरेलू उत्पाद। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, SIDO का विस्तार है। द एक्सपांशन ऑफ SIDO इज, SIDO का फुल फॉर्म है स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ये SIDO का फुल फॉर्म है। तो 3-4 क्वेश्चन तो फुल फॉर्म के ऊपर ही दिए हुए हैं, तो आप इन सभी के फुल फॉर्म जरूर याद रखना। किसी भी इन चारों में से कोई ना कोई एक क्वेश्चन हो सकता है, आपकी जो शिफ्ट है उसमें ये प्रश्न आ सकता है। क्योंकि जो एग्जाम्स होती है, ऑनलाइन एग्जाम, सीबीटी एग्जाम, एनसीबीटी की, वो अलग अलग शिफ्ट में होती है, तो पेपर भी अलग अलग आ सकते हैं और आते ही हैं क्वेश्चंस। तो किसी न किसी में ये जो फुल फॉर्म वाले जो 3-4 क्वेश्चन यहाँ पर दिए हुए हैं ये पूछे जा सकते हैं।
अगला प्रश्न है, विदेशी बाजारों तक पहुंच प्राप्त करने और किसी संगठन के हित को शीघ्रता से बढ़ावा देने के लिए किस दृष्टिकोण का उपयोग किया जाता है? What approaches is used to gain access to foreign market and quickly promote an organization intersect? तो जब भी हम विदेशी बाजारों तक अपनी पहुंच बढ़ाते हैं, तो दो उद्योगों के बीच में एक जॉइंट वेंचर साइन किया जाता है, संयुक्त उद्यम साइन किया जाता है। तो उसी को हम क्या कहते हैं? जॉइंट वेंचर या संयुक्त उद्यम। इसका जो राइट आंसर होगा वो जॉइंट वेंचर होगा। अब इसको ऐसे समझिए कि जैसे कोई इंडिया की एक कंपनी है और एक फॉरेन की कंपनी है। अब इस इंडियन मार्केट को फॉरेन मार्केट में अपनी पहुंच बढ़ाना है या अपना सेलिंग वहां पर करना है। तो जो फॉरेन की जो कंपनी है और जो इंडिया की कंपनी है, इन दोनों के बीच में एक जॉइंट वेंचर साइन होता है। कोई भी एक प्रोडक्ट होता है, उसका कुछ पार्ट्स इंडियन कंपनी बनाएगी और कुछ पार्ट्स फॉरेन कंपनी बनाएगी, और फिर दोनों मिलकर उस प्रोडक्ट को सेल करेंगे। तो वो प्रोडक्ट विदेशों में भी बिकेगा और इंडिया में भी बिकेगा। तो इस तरीके से जो इंडियन मार्केट की जो कंपनी है, इंडिया की जो कंपनी है, उसका नाम विदेश में भी होगा और उसका प्रोडक्ट वहां पर भी सेल होगा। जैसे कि आपने बाइक में सुना होगा हीरो होंडा। तो हीरो जो कंपनी है वो इंडिया की है और होंडा जो है वो जापानीज कंपनी है। तो हीरो और होंडा का जॉइंट वेंचर था। तो दोनों मिलके एक बाइक बनाते थे, प्रोडक्ट जो भी था इनका, उसको वो इंडिया और जापान जहाँ पर भी सेल करते थे। तो इस तरीके से वो अपना इंडियन जो कंपनी है वो विदेशों में भी अपनी जो प्रोडक्ट है उसको सेल कर सकती है जॉइंट वेंचर के द्वारा। तो उसको क्या कहते हैं हम लोग? जॉइंट वेंचर। अगला प्रश्न है, विनिर्माण उद्यमों की स्थिति तय करने के लिए किस निवेश पर विचार किया जाता है? विच इन्वेस्टमेंट इज कंसिडर्ड फॉर डिसाइडिंग द स्टेटस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइजेस? तो जो भी उद्योग, ऐसे उद्योग है जो मशीन जो मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, किसी भी चीज को मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, कोई भी चीज बना रहे हैं, तो उनकी जो स्थिति है वो प्लांट और मशीनरी यानी कि संयंत्र और मशीनरी को देखकर ही डिसाइड की जाती है। तो जो सही उत्तर होगा वो होगा प्लांट एंड मशीनरी, क्योंकि जितने भी विनिर्माण वाले मैन्युफैक्चरिंग वाले जो उद्योग हैं, उन सब में मशीनरी तो होगी ही होगी और उनका प्लांट होगा खुद का अपना सेपरेट। तो हम कैसे पता लगाएंगे कि ये विनिर्माण वाला उद्योग है, ये मैन्युफैक्चरिंग उद्योग है? तो खुद का प्लांट और खुद की मशीनरी के द्वारा हम पता लगाते हैं या उसकी स्थिति को देखते हैं कि ये मैन्युफैक्चरिंग उद्योग है। जो सही उत्तर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, संयंत्र और मशीनरी। अगला प्रश्न है, वह कौन सा सही चैनल है जिसके माध्यम से विपणन ग्राहकों तक पहुंच सकते हैं? विच वन इज द करेक्ट चैनल थ्रू विच मार्केटर्स कैन रीच कस्टमर्स? तो जो भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, जो भी मार्केटर है, वो कस्टमर तक कैसे पहुंचते हैं? तो सबसे पहले कोई भी प्रोडक्ट कौन बनाता है? मैन्युफैक्चरर यानी कि निर्माता। सबसे पहले निर्माता ने कोई प्रोडक्ट बनाया, उसको फिर कौन खरीदता है? खुदरा विक्रेता यानी कि रिटेलर। और फिर रिटेलर किसको बेचता है? ग्राहक को। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, मैन्युफैक्चरर, रिटेलर एंड कस्टमर। ये वाली चेन होगी कंप्लीट। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक व्यवसाय के लिए डिजाइन किया गया एक वेब आधारित लेखांकन सॉफ्टवेयर कौन सा है? विच वन इज अ वेब बेस्ड अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर डिजाइन फॉर मॉडर्न बिजनेस? तो मॉडर्न बिजनेस के लिए जो अकाउंटिंग जो सॉफ्टवेयर है वो है टेली। कौन सा है? टेली। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, टेली। तो केवल 17 ही क्वेश्चन थे और बहुत इजी क्वेश्चन थे। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करिए और हमें कमेंट करके भी बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा। ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए, और यदि आप पहली बार हमारे साथ जुड़े हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही जो बेल आइकॉन दिया हुआ है उसको प्रेस कर लीजिए, ताकि जब भी हमारा कोई नया वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए।
हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।